जय हिंद, नमस्कार। मैं श्रेयांश पाठक। तो आज समझते हैं टेलीकॉम बिल 2023 के बारे में। इस बिल को 20 दिसंबर को दूरसंचार विधेयक 2023 टेलीकॉम बिल 2023 लोकसभा से पास हो गया है। लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा के पास विचार के लिए भेजा जाएगा। चूंकि इसे धन विधेयक के रूप में पेश किया गया है, राज्यसभा को 14 दिन के अंदर इसे स्वीकृति देनी होगी, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा। यह बिल दूरसंचार विधेयक, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ वायर गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 को निरस्त करके उनकी जगह लेगा। अर्थात यह 138 साल पुराने कानून की जगह लेने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 144 विपक्षी सदस्यों को दोनों सदनों से निलंबित कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप विवादास्पद दूरसंचार विधेयक 2023 पर केवल 63 मिनट की बहस हुई। इस पर चर्चा शाम 4:57 से शुरू हुई और 6 बजे तक समाप्त हुई। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बिल को पेश किया था। सरकार ने इस बिल को धन विधेयक के रूप में क्यों पेश किया था? आइए टेलीकॉम बिल क्या है इसके बारे में जानते हैं। विधेयक सुरक्षित दूरसंचार नेटवर्क के लिए एक कानून और नियामक ढांचा तैयार करने का प्रयास करता है। मसौदे में व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि संचार प्लेटफॉर्म को बिल के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव है। पहले के मसौदे में ऐसा नहीं था। विधेयक में सरकार को सार्वजनिक आपातकाल या राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में किसी भी दूरसंचार सेवा नेटवर्क को निलंबित करने, नियंत्रण लेने, प्रतिबंध करने की शक्ति देने का प्रावधान है। बिल में कहा गया है, देखते हैं क्या कहा गया है। आपदा प्रबंधन सहित किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना पर या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत कोई अधिकारी यदि संतुष्ट हो कि आवश्यक है या ऐसा करना फायदेमंद है, तो अधिसूचना द्वारा किसी भी अधिकृत इकाई से किसी भी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क का अस्थायी कब्जा लेना या यह सुनिश्चित करने के लिए उचित तंत्र प्रदान करें कि सार्वजनिक आपातकाल के दौरान प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के लिए अधिकृत उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ताओं के समूह के संदेशों को प्राथमिकता पर भेजा जाए। बिल में क्या प्रावधान है, आइए इसे समझते हैं। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि जो कोई भी अवैध रूप से फोन संचारण को बाधित करने का प्रयास करेगा, अनधिकृत डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा या दूरसंचार नेटवर्क तक अवैध पहुंच हासिल करने की कोशिश करेगा, उसे 3 साल के लिए जेल भेजा जाएगा। साथ ही 2 करोड़ रुपए, करीब 24,09,000 अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना भी लिया जा सकता है। विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि दूरसंचार क्षेत्र में स्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को प्रवेश शुल्क माफी, लाइसेंस शुल्क, जुर्माना आदि जैसे कदम उठाने की शक्ति दी जाएगी। में ओटीटी ऐप्स को दूरसंचार की परिभाषा से हटाने की बात कही गई है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टरों के अनुसार दूरसंचार विधेयक के कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन का प्रभाव यदि यह एक अधिनियम बन जाता है तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की कुछ शक्तियों पर प्रतिबंध लग जाएगा। दूरसंचार विधेयक में किसी कंपनी द्वारा अपना परमिट सरेंडर करने की स्थिति में लाइसेंस शुल्क रिफंड, पंजीकरण शुल्क रिफंड और अधिक से संबंधित कुछ नियमों को आसान बनाने के प्रावधान भी हैं। विधेयक में रास्ते के अधिकार प्रावधानों और सामान्य पाइपलाइन की स्थापना के माध्यम से दूर संचार नेटवर्क के लिए रूपरेखा तैयार करने की मांग की गई है। विधेयक के मसौदे में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि सरकार को प्रशासनिक तौर पर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अब तक टेलीकॉम कंपनियों ने नीलामी में हिस्सा लिया है और स्पेक्ट्रम जीतने के लिए बोलियां पेश की हैं। मतलब ये तो हमारे देश के लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए जब वो आ जाएगा तो चलिए आगे देखते हैं। क्या विधेयक में प्रावधानों को लेकर क्या चिंता जताई गई है, इसके बारे में जानते हैं। सरकारों ने पहले भी शांतिपूर्ण स्थिति कायम होने तक हिंसा
प्रभावित क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने जैसे कदम उठाए थे। अर्थात जहाँ जहाँ झगड़े वगड़े होते थे तो वहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती थी। ये कदम अपने आप में बहस का एक विषय बना हुआ है, लेकिन अब दूरसंचार विधेयक के मसौदे में सरकार को नेटवर्क पर अस्थायी कब्जा करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। मीडिया रिपोर्टर में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कब्जा क्या है और अस्थायी अवधि को कैसे परिभाषित किया जाएगा। कानून के आलोचकों ने आरोप लगाया है कि इस विधेयक के परिणामस्वरूप ट्राई केवल रबर स्ट्रॉप बनकर रह जाएगा, क्योंकि यह विधेयक नियम की शक्तियों को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर देता है। मसौदे में कहा गया है कि ऐसे कार्यकारी को नियुक्त किया जा सकता है यदि ऐसे व्यक्ति के पास कम से कम 30 साल का पेशेवर अनुभव है और उसे निदेशक मंडल के सदस्य या कुछ क्षेत्र में किसी कंपनी के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य किया है। दूसरा मुद्दा स्पेक्ट्रम आवंटन का है। इस मामले पर निजी टेलीकॉम कंपनियां बटी हुई हैं। इस साल जून में ट्राई की फरमाइश प्रक्रिया के दौरान एलॉन मस्क के स्टारलिंक, अमेजॉन के प्रोजेक्ट कुइपर, भारत के टाटा समूह ने नीलामी के माध्यम से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन का विरोध किया है। इस बीच भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने स्पेक्ट्रम नीलामी का समर्थन किया। धन विधेयक की तरह क्यों पेश किया गया इसके बारे में समझते हैं। सवाल यह है कि टेलीकॉम बिल 2023 को मिनी बिल के तौर पर क्यों पेश किया गया है। दरअसल मिनी बिल को राज्यसभा में पेश तो किया जाता है, लेकिन राज्यसभा सिर्फ इसे बदलाव की सिफारिश कर सकती है। लोकसभा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को माने। लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर इस बिल को साधारण बिल के तौर पर पेश किया जाता है तो उसे राज्यसभा से भी पारित करना पड़ता है। अगर आप राज्यसभा की गणित को देखें तो यह यहाँ पर सत्ता पक्ष बहुमत में नहीं है। इसे में किसी भी बिल को पारित करने के लिए उसे कवायद करनी पड़ती है। अब केंद्र टेलीकॉम बिल को बेहद अहम बता रही है, लिहाजा किसी बिल को एक्ट बनाने की दिशा में किसी तरह की बाधा ना हो, इसके लिए मिनी बिल की तरह पेश करना जरूरी था। लोकसभा में सरकार के पास बहुमत का प्रचंड आंकड़ा है और केंद्र ने इस बिल को बिना किसी परेशानी के पारित करा लिया है। क्या होता है धन विधेयक, अब इसके बारे में जानते हैं। सरकार अपनी वित्तीय योजना को पूरा करने के लिए मिनी बिल लाती है। ये बिल राजस्व बढ़ाने या व्यय करने के लिए कानूनी ताकत देता है। वित्त की प्रबंधन को पुख्ता रखने के लिए सरकार के पास विशेषाधिकार और एक सरल विधीय प्रक्रिया है। धन विधेयक और वित्तीय विधेयक के बीच मुख्य अंतर यह है कि वित्तीय विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाता है, जबकि धन विधेयक को राज्यसभा में पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा एक साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जाता है, जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।